प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर माइटोकॉन्ड्रिया के इस अंतिम वीडियो में, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं तथा उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों होते हैं। सेमी ऑटोनोमस मीन्स आपके सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनोमस मीन्स जो अपने कार्य खुद कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कुछ हद तक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह कार्य करती है, परंतु ये कुछ अभी भी ऐसे प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लियर डीएनए से सिंथेसाइज होकर इसके अंदर पहुंचते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जितने भी रिक्वायर्ड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब इसके अंदर जो है उपस्थित होती हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। इसके अंदर 55S टाइप का माइटोराइबोसोम होता है। दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और ये अपने आप को ट्रांसक्राइब कर लेता है mRNA में इन प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में ये अपने आप को आरएनए में ट्रांसक्राइब कर लेगा और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में ये रेप्लिकेट कर लेगा। और तीसरा जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। परंतु जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन हैं सिंथेसिस के लिए, वो सभी डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके द्वारा कोडेड नहीं होते। तो नास ने 1969 में सजेस्ट किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोड्स हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी सिंथेसिस के लिए जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कोड करता है। और जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स हैं उनका भी सिंथेसिस ये करता है। जबकि जो साइटोक्रोम सी और जो जितने भी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं ये न्यूक्लियर डीएनए द्वारा कोडेड रहते हैं उसके अंदर, और ये फिर वापस सिंथेसाइज होकर इसके अंदर पहुंचते हैं। बोस्ट 1967 उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये लगभग 5000 अमीनो एसिड्स को कोड कर सकता है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो सभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस को माइटोकॉन्ड्रिया के कंट्रोल करता है, ये भी इसका भी जो सिंथेसिस है उसका कंट्रोल भी न्यूक्लियर डीएनए के पास होता है। तो इन सब वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात बात आती है कि इसका जो ओरिजिन है बायोजेनेसिस, वो माइटोकॉन्ड्रिया की कैसे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 10 दिन तक ही होता है। और 4 व्यू हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन किस प्रकार से होता है, उसका जो सिंथेसिस है वो बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होती है। पहला जो व्यू है वो कहलाता है डी नोवो सिंथेसिस की, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नए सिरे से फॉर्मेशन होता है। तो ये सबसे पहले दिस व्यू सजेस्ट कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो पुराने जो माइटो बिल्डिंग ब्लॉक्स ओरिजिनेटिंग इन साइटोप्लाज्म जिनको प्रो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होते हैं। ये ट्यूब्यूल डेवलप करते हैं, क्रिस्टल डेवलप करते हैं, दे टेक द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रो माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस होता है। सबसे पहले हार्वी ने 1951 में इसको प्रपोज किया था। तो दीज प्रो माइटोकॉन्ड्रिया दे आर स्मॉल डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर्स। ये जो प्रो माइटोकॉन्ड्रिया है, वैलेस और लीनियस ने रिपोर्टेड दैट व्हेन ईस्ट सेल्स आर कल्चर्ड इन एरोबिक कंडीशंस में अगर हम उनको रख दें तो दीज प्रो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये फ्यूज करके साइज में बड़े होकर नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर देते हैं। तो जो इस जो हाइपोथेसिस है कि डी नोवो सिंथेसिस होता है उसको बल देते हैं। दूसरा जो मेथड है दैट इज बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया और बडिंग के द्वारा। तो बडिंग के द्वारा और प्री एग्जिस्टिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनसे नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण जो है ये भी आपके एक हाइपोथेसिस है। ये एल्टमैन ने सबसे पहले 1890 में इसको सजेस्ट किया था। और इस व्यू के अनुसार जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये दे आर सेल्फ
प्रोपेगेटिंग ऑर्गेनेलिस। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से फेड्रिक ने ये प्रपोज किया था कि दैट माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेजुअली इलोंगेट, और फिर उसके बाद वो फ्रेगमेंटेशन होकर उनके अंदर एक सेप्टा या कंस्ट्रिक्शन बनता है। तो इस प्रकार से एक सेप्टा या कंस्ट्रिक्शन बनेगा और एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाएगा। लक ने 1965 में इसको ये एक एक्सपेरिमेंट किया न्यूरोस्पेरा के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड पिंक ब्रेड मोल्ड। पिंक कलर की होती है ये ब्रेड की फफूंद है उसके ऊपर। तो उसने क्या किया, उसने कोलिन डेफिशिएंस म्यूटेंट ऑफ न्यूरोस्पोरा को रेडियो एक्टिव कोलिन के अंदर, कोलिन से उसको लेबल कर दिया। तो जब ये कोलिन एक्टिव, रेडियो एक्टिव कोलिन है वो इसके अंदर पहुंच जाएगा, तो उसने ये पाया कि जो रेडियो एक्टिविटी है दैट वाज ट्रांसमिटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया इवन टू थर्ड जनरेशन। तो जो ये इंडिकेट करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ग्रो करके डिवाइड करके जो है आगे प्रोपेगेशन इनके अंदर करते हैं। एक और तीसरा तरीका है कि जो बडिंग के द्वारा, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बडिंग के द्वारा भी, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसके अंदर क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से एक बड के रूप में उनका निर्माण होता है। और ये जो है दिस डबल मेम्ब्रेनस बड जो है ये एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से निकलती है और सेपरेट होकर ये प्रो माइटोकॉन्ड्रियन को बना देती है, और ये प्रो माइटोकॉन्ड्रियन जो है सब्सिक्वेंटली जो है आपके नए उसके अंदर नए माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तीसरा जो व्यू है दैट इज सिम्बायोटिक और प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरस सिमिलैरिटीज, कई सिमिलैरिटीज के बेसिस पर माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के दोनों के, एल्टमैन ने 1890 में ये प्रपोज किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनेली है जो इंट्रा सेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह रहता था, परंतु ये धीरे धीरे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एंटर कर गया एंड slowly it became part of this eukaryotic cell. तो इस जो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है उसके अनुसार जो प्रिमिटिव लार्ज साइज के एनारोबिक होस्ट सेल हैं वो उनको इन्वेट करता है स्मॉल साइज के पैरासिटिक एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल्स, उन्होंने इन्वेट किया। और उसके बाद जो लार्जर सेल्स हैं उन्होंने इस स्मॉल साइज जो एरोब बैक्टीरिया था उसको डाइजेस्ट नहीं किया, और धीरे धीरे ये एंडोसिम्बायोटिकली एक एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके अंदर दोनों के अंदर एस्टेब्लिश हो गया, जिसके अंदर ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये ऑर्गेनिक फूड को ऑक्सीडाइज करती थी और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करती थी एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में, जिसको बड़ी कोशिका का उपयोग करती थी या होस्ट कोशिका जो है वो उसका उपयोग करती थी। और होस्ट कोशिका जो है वो धीरे धीरे जो है आपके, तो ये एक एनारोबिक प्रोकैरियोटिक और एरोबिक जो है आपके यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। और ये ऐसा इसलिए प्रपोज किया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं दे आर सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। कई रीजंस हैं, कई कारक हैं जिनके जो प्रोकैरियोट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कॉमन है। पहला है जैसे जैसे रॉड शेप होते हैं बैक्टीरिया भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी, दे आर ऑल्सो फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर, तो पहले सिमिलैरिटी है। दूसरा है जो मीजोसोम्स हैं, द इनग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया आर होमोलोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी हैं उनके होमोलोगस हैं। तो जिस प्रकार से मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बैक्टीरिया की इनर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से क्रिस्टी जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। दोनों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए ये सर्कुलर हैं, नेक्ड हैं, डबल स्ट्रैंडेड हैं, तो दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है। चौथी सिमिलैरिटी है बैक्टीरियल जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मिलती जुलती है काफ़ी। पांचवी सिमिलैरिटी है जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स हैं वो पहले 70 प्रकार के सोचे गए थे कि जिस प्रकार से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उसी प्रकार के 70 टाइप के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रियल जो राइबोसोम है उनसे मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट जो सिमिलैरिटी है क्लोरमफेनिकोल एंड अदर एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन,
प्यूरोमाइसिन, ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल एंड बैक्टीरियल राइबोसोम के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है। परंतु ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है, जब एटीएस, जिनके अंदर एटीएस टाइप का राइबोसोम होता है, उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस पर ये इफेक्ट नहीं करती। तो ये एक और सिमिलरिटी शो करता है कि इस प्रकार के कुछ केमिकल्स, कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया दोनों के राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस करने में रोक देते हैं। तो परंतु कुछ एविडेंसेस भी हैं जो इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट थे। तो कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो इसके अगेंस्ट? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस है एंड कैन सिंथेसाइज ओनली 50% ऑफ इट्स प्रोटीन्स। तो अपने जो प्रोटीन्स हैं उनका केवल 15% ही सिंथेसाइज कर पाता है, बाकी 85% न्यूक्लियर डीएनए से उनका ट्रांसक्रिप्शन होकर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए की, वो यूकैरियोटिक डीएनए के समान स्प्लिट टाइप की है, यानी जिस प्रकार से कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो होते हैं, एक्सोन्स और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर भी कोडिंग और नॉन कोडिंग एक्सोन्स और इंट्रॉन्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो है जो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ईआर के साथ कॉन्टिन्यूटी में भी हो सकती है। तो उसके बेसिस पे रॉबर्टसन ने ये सजेस्ट किया जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट मे ओरिजिनेट फ्रॉम इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन के द्वारा भी माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो सकता है, जो एनलार्ज होकर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की शेप ले लेते हैं, क्रिस्टी की फॉर्मेशन हो जाएगा उनके अंदर और माइटोकॉन्ड्रियन बन जाएगा। तो जो ओरिजिन है माइटोकॉन्ड्रिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये मॉरिसन ने 1960 और फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा भी जो है इसका ओरिजिन हो सकता है, जैसा हमने अभी इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर की मेम्ब्रेन है, ये इन्वेजिनेट करेगी और एक वेसिकल की फॉर्म में आकर धीरे धीरे जो है आपकी ये इसकी शेप में आ जाती है। तो ये फर्दर सजेस्ट करता है कि जो है सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है उसके अगेंस्ट। अब इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं, हम सभी को पता है कि इसको हम पावर हाउस या स्टोरेज बैटरी या एटीपी मिल्स बोलते हैं कोशिका का। तो पहला जो है सेल रेस्पिरेशन, जिसके द्वारा जो है ये एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का, जिसके अंदर ये एंजाइम रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स का जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो इस सेल रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य इनका फंक्शन है, हेल्प करते हैं। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं दे आर द साइट्स ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ सम अमीनो एसिड्स। कुछ अमीनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तीसरा फंक्शन है इनका, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो रेगुलेट कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, उसको भी रेगुलेट करने में जो है ये हेल्प करता है। एक फंक्शन है दीज आर आल्सो साइट ऑफ थर्मियोजेनेसिस। पांचवा फंक्शन है दीज आर द साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीम। तो जो हीम है आपके हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का एक कंपोनेंट, उसका जो है सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। Some intermediate products of cell respiration in the mitochondria are used for the formation of steroids, cytochromes and chlorophyll. उसके अंदर जो है कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, उनका भी निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो है मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर साइट ऑफ इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो by adding acetyl coenzyme A, so changing myriastate of palmitate and palmitate to stearate etc. तो एक माइटोकॉन्ड्रियल साइट ऑफ इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल है। फिर दूसरा एक और फंक्शन है इसका, दीज आर साइट्स ऑफ वाइटेलोजेनेसिस ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis which is controlled by yolk nucleus formed of a mitochondrial cloud and Golgi bodies। उसके अंदर जो है वाइटेलोजेनेसिस के द्वारा ये हेल्प करते हैं। लास्ट फंक्शन जो है इनका नोवा है ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बना देता है स्पर्मेटिड के अंदर, जिसे हम नीन बैंक्रन बोलते हैं, एंड विच फॉर्म्स द मिडल पीस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो मिडल पीस है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो भी
माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड विद दिस वीडियो वी कंक्लूड अनदर ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, और अगले उसमें फिर हम बात करेंगे एक और ऑर्गेनेली की। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस एंड कीप sending your assignments back.